वे हमें मार सकते हैं, हमारे शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच को नहीं मार सकते। यह आवाज, यह गूंज, यह चुनौती थी एक ऐसे नौजवान की जिसने मौत से भी ऊंचा दर्जा अपनी क्रांति को दिया। भगत सिंह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक विचार, एक आंधी, एक ऐसी चिंगारी जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला गई। 21 की उम्र में कुछ लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन भगत सिंह ने अपनी जवानी को राष्ट्र के नाम कर दिया। उन्होंने कहा था, किसी को क्रांति के लिए उम्र की नहीं, जुनून की जरूरत होती है। और यह जुनून उनके खून में बहता था। उनका जीवन हमें बताता है कि असली ताकत बंदूकों या गोलियों में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो आजादी, न्याय और बराबरी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत देती है। यही सोच है जो आज भी हमें झकझोरती है। भगत सिंह भारत के इतिहास का वो नाम जो सुनते ही दिलों में आग और आंखों में चमक पैदा करता है। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक सोच थे, एक दर्शन थे जिसने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। जहां महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, वहीं भगत सिंह ने दिखाया कि अत्याचार के सामने खामोश रहना भी एक अपराध है। वे मानते थे कि असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से नहीं, बल्कि हर तरह के अन्याय और असमानता से होनी चाहिए। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतना कुछ कर दिखाया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वे प्रेरणा का अमिट स्तंभ बन गए। उनकी लिखी पंक्तियां, उनके दिए विचार और उनकी शहादत आज भी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची आजादी के लिए साहस, बलिदान और सत्य की लौ जलाए रखना जरूरी है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, आज के पाकिस्तान में हुआ था। जिस घर में वे जन्मे थे, वहां की दीवारों में क्रांति की गूंज पहले से ही मौजूद थी। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह सभी आजादी के लिए ब्रिटिश शासन से लोहा ले रहे थे। जब भगत सिंह पैदा हुए, उस समय उनके पिता जेल से बाहर आए थे और पूरा परिवार क्रांति के रंग में डूबा हुआ था। यही माहौल उनके बचपन की मिट्टी में मिला और यही बीज उनके व्यक्तित्व में गहरे बोए गए। बहुत छोटी उम्र से ही भगत सिंह ने सुना कि कैसे अंग्रेज किसानों का शोषण करते हैं, कैसे निर्दोषों को जेलों में डालते हैं और कैसे मातृभूमि का राह रही है। इन कहानियों ने उनके मन में विद्रोह की आग जलाई। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भगत सिंह लकड़ी की तलवार और मिट्टी की बंदूकों से खेलते। वे खेतों में जाते और मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहते, यह मिट्टी मुझे बुला रही है। उनके अंदर का बालक किसी साधारण खेल में नहीं, बल्कि उस खेल में खुश होता था जिसमें देशभक्ति का स्वाद हो। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने पूरे देश को हिला दिया, उसने इस छोटे से बालक के दिल में गहरा घाव कर दिया। 1919 में जब वह महज 12 साल के थे, अमृतसर की उस धरती पर गए जहां अंग्रेजी गोलियों ने सैकड़ों निर्दोषों का खून बहा दिया था। उन्होंने अपने हाथों से उस मिट्टी को उठाकर एक बोतल में भर लिया और उसे जीवन भर अपने पास रखा। ये बोतल उनके लिए कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक जीवित प्रमाण था कि अंग्रेजी शासन को माफ नहीं किया जा सकता। इस घटना ने उन्हें गहराई से बदल दिया और उनके अंदर यह संकल्प जगा कि वे अपनी जिंदगी को इसी जंग के नाम करेंगे। विद्यालय के दिनों में भी उनका झुकाव किताबों और विचारों की ओर अधिक था। वे पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनका असली आकर्षण उन किताबों में था जिनमें क्रांति, स्वतंत्रता और नायकों की गाथाएं लिखी थीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं की किताबें वे बड़े चाव से पढ़ते। धीरे धीरे उनका दिमाग सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विचारों और तर्कों से भरने लगा। वे समझने लगे कि क्रांति केवल भावुकता से नहीं, बल्कि ठोस विचारधारा और संगठन से सफल होती है। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे, तब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। भगत सिंह भी इससे प्रभावित हुए और अपने विद्यालय के बच्चों को लेकर 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि जब जनता जोश से भरी हुई थी, तब आंदोलन रोकना उनके उत्साह को कुचलने जैसा था। यहीं से उनके मन में यह विचार और गहरा हुआ
कि आजादी केवल प्रार्थना और शांति से नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता होगी। उनकी रुचि केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, वे साहित्य और दर्शन में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। रूस की क्रांति ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। कार्ल मार्क्स, लेनिन और बखूनिन जैसे क्रांतिकारियों के विचारों ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को केवल भारत की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या समझा। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी हुकूमत से छुटकारा नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण था जहां समानता, न्याय और भाईचारा हो। परिवार का असर भी गहरा था। उनके चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाकर किसानों को जागृत किया था। यह आंदोलन उनके जीवन में प्रेरणा का आधार बना। मां विद्यावती की गोद में उन्होंने संस्कार पाए और पिता किशन सिंह से साहस। बचपन से ही घर का वातावरण देशभक्ति से भरा हुआ था। ये वही घर था जहां बलिदान की बातें आम बातचीत का हिस्सा थीं। भगत सिंह का बचपन सिर्फ मासूम खेलों का नहीं, बल्कि संघर्ष की कहानियों का था। जब अन्य बच्चे कहानियों में परियों और राजकुमारों को ढूंढते थे, वे राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की गाथाओं से प्रेरणा लेते थे। यही वजह थी कि उनका व्यक्तित्व बहुत जल्दी परिपक्व हो गया। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते उनके भीतर क्रांति का बीज एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उनके मन में सवाल उठता, क्या हम केवल इसलिए जन्मे हैं कि गुलामी में जिएं? क्या हमारा जीवन केवल अंग्रेजों की सेवा करने के लिए है? इन प्रश्नों ने उन्हें बेचैन किया और उन्होंने तय किया कि उनका जीवन व्यक्तिगत सुखों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए होगा। इस प्रकार भगत सिंह का बचपन और युवावस्था क्रांति के रंगों से रंगा हुआ था। मिट्टी, खून और किताबें, इन तीनों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। जालियांवाला बाग की मिट्टी ने उनमें प्रतिशोध की आग भरी, घर के वातावरण ने उनमें साहस जगाया और किताबों ने उन्हें विचारों की गहराई दी। यही सब मिलकर उस नौजवान को तैयार कर रहा था जो आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता का सबसे तेज, सबसे प्रखर और सबसे बेखौफ सिपाही बना। नेतृत्व की ओर उठते कदम। किशोरावस्था से ही भगत सिंह का व्यक्तित्व किसी साधारण युवक जैसा नहीं था। उनके भीतर सवाल थे, बेचैनी थी और बदलाव की प्यास थी। जब वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई करने लगे, तब तक वे यह तय कर चुके थे कि जीवन को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना है। यह कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था और यहां पढ़ते हुए भगत सिंह को कई ऐसे साथी मिले जो उनके विचारों से मेल खाते थे। यह वह समय था जब वे संगठित क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बढ़ने लगे। नेशनल कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटकों में भाग लिया, जिनमें देशभक्ति और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संदेश छिपे होते थे। सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में उन्होंने किरदार निभाए, लेकिन उनके लिए यह केवल अभिनय नहीं था। वे मंच पर जो बोलते थे, वही उनके दिल की सच्चाई थी। धीरे धीरे उनके विचार कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलने लगे। 1924 में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जिसे आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया। यहां वे चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। इन सब के बीच भगत सिंह अपनी तेज सोच, गहरी पढ़ाई और अदम्य साहस के कारण जल्दी ही अलग पहचान बनाने लगे। उनके साथी उन्हें केवल एक नौजवान नहीं, बल्कि एक विचारक मानते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी वैचारिक स्पष्टता थी। वे मानते थे कि हिंसा केवल आत्मरक्षा और जनता को झकझोरने का साधन हो सकती है, लेकिन क्रांति का अंतिम लक्ष्य सामाजिक न्याय और बराबरी पर आधारित समाज है। उनके शब्द थे, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। यही कारण था कि वे 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। यह संगठन युवाओं को जागरूक करने और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने का माध्यम बना। इस सभा के कार्यक्रमों में वे खुले शब्दों में कहते कि अंग्रेज केवल इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम चुप हैं और अब समय आ गया है कि युवा अपनी आवाज बुलंद करें। यह सभा धीरे धीरे पंजाब और आसपास के इलाकों में लोकप्रिय होने लगी। उनकी अगली बड़ी परीक्षा 1928 में आई,
जब साइमन कमीशन भारत आया तब पूरे देश में इसका विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। लाहौर में हुए प्रदर्शन में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया। अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज किया और क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना भगत सिंह के दिल को चीर गई। उन्होंने ठान लिया कि इस अपमान और अन्याय का बदला लेना होगा। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार पुलिस अफसर जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। हालांकि गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह का नाम अब केवल पंजाब तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में गूंजने लगा। युवा उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। लेकिन भगत सिंह केवल प्रतिशोध तक सीमित नहीं रहे। वे यह समझते थे कि देश को जागृत करने के लिए केवल गोलियों से काम नहीं चलेगा। जनता को यह दिखाना होगा कि उनकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। इसी सोच ने उन्हें और बटुकेश्वर दत्त को 1929 में सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की ओर प्रेरित किया। यह बम जानलेवा नहीं था बल्कि प्रतीकात्मक था। उन्होंने खुद कहा था, हम बहरों को सुनाने आए हैं। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं खड़े होकर नारे लगाए और गिरफ्तार हो गए। इस घटना ने उन्हें पूरे देश का हीरो बना दिया। अदालत में उन्होंने अपने विचारों को खुलकर रखा। उन्होंने कहा, मैं आजाद भारत का सपना देखता हूं, जहां शोषण की कोई जगह न हो, चाहे वह अंग्रेज करें या हमारा अपना। उनकी यह स्पष्ट सोच उन्हें केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी साबित करती है। गिरफ्तारी के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। जेल में रहकर उन्होंने भूख हड़ताल की, क्योंकि वे भारतीय कैदियों को भी वही सुविधाएं दिलाना चाहते थे जो अंग्रेज कैदियों को मिलती थीं। 116 दिनों की इस भूख हड़ताल ने उन्हें जनता की नजरों में और भी महान बना दिया। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत हो गई। नेतृत्व का असली अर्थ यही था, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना। भगत सिंह ने इसे जयकर दिखाया। उनका जीवन युवाओं को यह सिखाता है कि नेता पैदा नहीं होते बल्कि परिस्थितियां उन्हें गढ़ती हैं। उनका नेतृत्व किताबों की गहराई से निकला था, जेल की दीवारों से निखरा था और जनता के लिए बलिदान में परखा गया था। इस प्रकार भगत सिंह का उदय केवल एक क्रांतिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में हुआ जिसने विचार और कर्म दोनों से आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाई। उनका नेतृत्व केवल बंदूक की आवाज में नहीं था बल्कि उस कलम में था जिसने जनता के दिलों में सवाल जगाए, और उस साहस में था जिसने उन्हें मौत से भी बेखौफ बना दिया। बड़े संघर्ष और निर्णायक मोड़न भगत सिंह का जीवन जितना छोटा था उतना ही तूफानी भी। हर मोड़ पर उनके सामने ऐसे संघर्ष और चुनौतियां आईं जिन्होंने उनके विचारों को और मजबूत किया। उनका सफर केवल बंदूकन और बम तक सीमित नहीं था बल्कि वह लगातार विचारों और बलिदानों से बना हुआ था। उनके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष तब सामने आया जब असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया। उन्होंने इस आंदोलन में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी थी, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद गांधीजी द्वारा आंदोलन को रोक देने से वे भीतर तक हिल गए। यह उनके जीवन का पहला बड़ा सबक था कि स्वतंत्रता की राह आसान नहीं है और हर मोड़ पर निराशा और बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी हार नहीं बनने दिया बल्कि इसे एक सबक की तरह लिया और आगे की रणनीति बनाने लगे। दूसरा बड़ा मोड़ 1928 में आया। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजी पुलिस ने निर्ममता से लाठीचार्ज किया। लाठी का वह वार केवल लाजपत राय की देह पर नहीं पड़ा था बल्कि पंजाब और देश के नौजवानों के दिलों पर पड़ा था। कुछ दिनों बाद लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह के भीतर की आग को भड़काया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्होंने योजना बनाई कि जेम्स ए स्कॉट को मारा जाएगा, जो इस लाठीचार्ज का जिम्मेदार था।
लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया। यह घटना केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि अब भारतीय युवा अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं हैं। सॉन्डर्स की मौत से अंग्रेज सरकार हिल गई और भगत सिंह का नाम हर जुबान पर आने लगा। यह मोड़ उनके जीवन में उन्हें एक आम क्रांतिकारी से राष्ट्रीय प्रतीक बनाने की दिशा में ले गया। इसके बाद उनके सामने एक और चुनौती थी, कैसे पूरे देश के दिलों को झकझोरा जाए। लोग आजादी चाहते थे, लेकिन कई बार उनके भीतर डर भी बैठा था। भगत सिंह जानते थे कि इस डर को तोड़ने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। तभी उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 1929 में सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका। लेकिन यह बम जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि चेतावनी देने के लिए था। उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। गिरफ्तार होने के बाद भी भगत सिंह पीछे नहीं हटे। अदालत उनके लिए संघर्ष का नया मंच बन गई। उन्होंने अपने बचाव को भाषणों में बदल दिया और जनता को समझाया कि उनका संघर्ष व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अदालत में उन्होंने स्पष्ट कहा, क्रांति की गूंज बंदूकों की आवाज से नहीं, विचारों से होगी। जेल के भीतर उनका संघर्ष और कठिन हो गया। उन्हें और उनके साथियों को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। भारतीय कैदियों को अंग्रेज कैदियों जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती थीं। इसी के विरोध में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इस हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। लोग समझ गए कि यह नौजवान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ रहा है। उनका शरीर कमजोर हो गया, वे बीमार पड़े, लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत होती गई। इस बीच उन्होंने जेल में पढ़ना लिखना जारी रखा। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और भगवद गीता जैसी किताबों का अध्ययन किया और अपने विचारों को और स्पष्ट किया। उनके लेखों में साफ झलकता था कि वे केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके लिए आजादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी थी। लेकिन शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष वह था जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। वे जानते थे कि यह दिन आएगा, फिर भी उन्होंने कभी डर नहीं दिखाया। जेल की कोठरी से बाहर आते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वे हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को नहीं मार सकते। उनकी यह निर्भीकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 23 मार्च 1931 की रात जब वे फांसी के तख्ते पर चढ़े तो उनके होठों पर नारे थे, इनकलाब जिंदाबाद। मौत भी उनके हौसले को नहीं झुका सकी। उनके इस बलिदान ने पूरे भारत को हिला दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेज सरकार ने महसूस किया कि अब यह आग बुझाई नहीं जा सकती। इन सारे संघर्षों और मोड़ों ने भगत सिंह को केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक जीवित विचार बना दिया। उनका हर कदम, हर चुनौती, हर बलिदान हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए आती हैं। और सच यही है, यदि भगत सिंह इन संघर्षों से नहीं गुजरते तो वे वह शहीद ए आजम नहीं बन पाते जिनका नाम आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है। मूल दर्शन और शिक्षाएं। भगत सिंह केवल बम और पिस्तौल का नाम नहीं थे। वे जितने निर्भीक योद्धा थे, उतने ही गहरे विचारक भी। उनका दर्शन आजादी की लड़ाई से कहीं आगे जाकर समाज, राजनीति और इंसानियत को छूता था। उन्होंने लिखा था, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। इस एक वाक्य में उनका पूरा दृष्टिकोण छिपा हुआ है। वे समझते थे कि बंदूक से सत्ता को गिराया जा सकता है, लेकिन समाज को बदलने के लिए विचारों की जरूरत होती है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि आजादी केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि हर तरह के अन्याय से आजादी है। वे कहते थे, अगर समाज में वर्गभेद, शोषण और अंधविश्वास बना रहेगा तो अंग्रेज चले भी जाए, हम सच्चे मायनों में आजाद नहीं होंगे। यह विचार उन्हें उन क्रांतिकारियों से अलग करता है जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सोचते थे। भगत सिंह का दर्शन तर्क और विवेक पर आधारित था। वे किसी भी बात को अंधविश्वास से नहीं मानते थे। उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में वे लिखते हैं,
कि इंसान को अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, किसी काल्पनिक शक्ति पर नहीं। वे कहते थे कि जब तक हम अपने डर और अंधविश्वास से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें कोई भी सच्ची आजादी नहीं दिला सकता। यह विचार उस दौर में बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि समाज धर्म और परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उनका एक और महत्वपूर्ण विचार युवाओं की भूमिका पर था। वे मानते थे कि युवा ही राष्ट्र की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा था, युवाओं को पुरानी परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर नए युग का निर्माण करना होगा। उनके लिए युवा केवल नारों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे पढ़ाई, संगठन और संघर्ष के माध्यम से समाज में जागृति लाने वाले सिपाही थे। भगत सिंह की सोच समाजवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित थी। उन्होंने लेनिन और मार्क्स को पढ़ा और समझा। उनके लेखों में साफ झलकता है कि वे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को इंसानियत का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। वे कहते थे, जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहेगा, तब तक इंसानियत तरक्की नहीं कर सकती। उनके लिए स्वतंत्र भारत का सपना केवल झंडे बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि ऐसा समाज बनाना था जहां सबको बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने इंसाफ और न्याय को सर्वोपरि माना। अदालत में अपने बयानों में उन्होंने कहा था, हमारा मकसद किसी को डराना या मारना नहीं है। हमारा मकसद जनता को जगाना है, ताकि वे समझ सकें कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उनका हक है। इस शिक्षा ने उनके संघर्ष को केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध से अलग कर दिया और उसे एक वैचारिक आंदोलन बना दिया। उनकी लेखनी ने उनके दर्शन को और भी स्पष्ट किया। जेल में उन्होंने अनेक लेख लिखे, जिनमें विद्रोही, क्रांति की आवश्यकता और मैं नास्तिक क्यों हूं प्रमुख थे। इन लेखों में उन्होंने साफ कहा कि क्रांति का असली अर्थ है विचारों और व्यवस्था में बदलाव। उनका मानना था कि केवल सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक समाज में बराबरी और न्याय की जड़ें गहरी न हो। भगत सिंह का एक और बड़ा संदेश साहस पर था। उन्होंने कहा था, जोश हमेशा हिंसा का पर्याय नहीं होता। असली जोश वह है जो इंसान को सच के लिए खड़ा कर दे, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उन्होंने यह भी समझाया कि शहादत का मतलब केवल मरना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाए। वे जानते थे कि उनका जीवन छोटा होगा, लेकिन वे चाहते थे कि उनकी सोच अमर हो। यही कारण है कि उन्होंने लिखा, मरना आसान है, पर मरकर भी जीवित रहना कठिन है। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि असली देशभक्ति केवल नारों में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने में है। वे मानते थे कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो। उनके अनुसार अगर हम चुप हैं तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितना अन्यायी। संक्षेप में, भगत सिंह का मूल दर्शन 3 स्तंभों पर खड़ा था: तर्क, समानता और साहस। तर्क उन्हें अंधविश्वास से मुक्त करता था, समानता उन्हें समाजवादी सोच की ओर ले जाती थी, और साहस उन्हें मौत के सामने भी अडिग खड़ा करता था। यही कारण है कि वे आज भी केवल एक शहीद नहीं, बल्कि एक जीवित विचार हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आज यह संदेश देती हैं कि अगर हम सचमुच आजाद होना चाहते हैं, तो हमें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने अंधविश्वासों से लड़ना होगा। हमें न्याय, बराबरी और इंसानियत को आधार बनाकर समाज को बदलना होगा। यही वह विचार है जो भगत सिंह ने हमें सौंपा और जो हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। विरासत और प्रभाव। 23 मार्च 1931 की रात, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी का तख्ता चूमा, तो ब्रिटिश सरकार यह सोच रही थी कि उनकी मौत से क्रांति की ज्वाला बुझ जाएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी शहादत ने पूरे भारत को जगा दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हर दिल में आक्रोश और हर आंख में आंसू थे। पंजाब से लेकर बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक एक ही नारा गूंज रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। यह वही क्षण था जब भगत सिंह केवल एक इंसान नहीं रहे, बल्कि एक जीवित विचार बन गए। उनकी विरासत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष और भगत सिंह के क्रांतिकारी मार्ग में भले ही भिन्नताएं थीं, लेकिन सच यही है कि दोनों ने मिलकर आजादी की ज्वाला को तेज किया। गांधी जी ने जनता को एकजुट किया,
तो भगत सिंह ने उस जनता के दिलों में साहस और विद्रोह की भावना जगाई। अंग्रेजी सत्ता ने महसूस किया कि अब यह देश चुपचाप नहीं बैठेगा। भगत सिंह की सोच केवल उनके समय तक सीमित नहीं रही, स्वतंत्र भारत की राजनीति और समाज पर उनका गहरा असर पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भगत सिंह का बलिदान युवाओं की पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का महानतम शहीद बताया। उनका दर्शन समाजवाद और समानता पर आधारित था, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति में गहरी जड़ें जमाईं। आजादी के बाद बने कई आंदोलनों और संगठनों ने उनके विचारों से प्रेरणा ली। उनकी लेखनी और विचार आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे लेखों ने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलने और तर्क से सोचने की प्रेरणा दी। क्रांति की आवश्यकता। जैसे लेखों ने यह बताया कि क्रांति केवल हिंसा नहीं बल्कि समाज में जागृति और सुधार का नाम है। उनकी इन रचनाओं को पढ़कर हम समझते हैं कि वे केवल अंग्रेजों से लड़ने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। भगत सिंह की विरासत का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उन्होंने युवाओं को उनकी ताकत का एहसास कराया। उन्होंने कहा था, युवाओं को ही नए युग का निर्माण करना होगा। यही कारण है कि आजादी के बाद भी हर पीढ़ी के नौजवान उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। चाहे 1970 के दशक का नक्सलवाड़ी आंदोलन हो या आजादी के बाद के छात्र आंदोलन, हर जगह भगत सिंह का नाम और उनके विचार गूंजे। उनकी शहादत ने यह भी सिखाया कि मौत से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने यह साबित किया कि असली जीवन वही है जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए जिया जाए। यही कारण है कि जब वे फांसी के तख्ते पर जा रहे थे तो उनके होठों पर गीत और दिल में मुस्कान थी। ये तस्वीर आज भी हर भारतीय को हिम्मत देती है कि सत्य और न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी विरासत केवल भारत तक सीमित नहीं रही। दुनिया के कई देशों में उन्हें क्रांतिकारी विचारक और शहीद के रूप में याद किया जाता है। उनके समाजवादी दृष्टिकोण ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलनों को भी प्रेरित किया। उनकी किताबों और विचारों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और आज भी उनकी गूंज सीमाओं को पार करती है। आज जब हम आधुनिक भारत में खड़े हैं तो उनकी विरासत और भी प्रासंगिक लगती है। उन्होंने कहा था, अगर हम चुप रहेंगे तो अन्यायी और भी शक्तिशाली हो जाएगा। यह शिक्षा आज भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में मार्गदर्शक है। उनका विचार हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल अधिकार लेने का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का भी नाम है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आज भी भगत सिंह को आदर्श के रूप में पढ़ाया जाता है। साहित्य, नाटक, गीत और फिल्मों में उनकी कहानियां जीवित हैं। शहीद ए आजम के नाम से वे हर भारतीय के दिल में बसते हैं। उनकी मूर्तियां गांवों शहरों में खड़ी हैं और उनका चेहरा पोस्टरों और झंडों पर चमकता है। ये सब उनकी उस अमर विरासत का प्रमाण है जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही है। संक्षेप में, भगत सिंह का प्रभाव केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने तक सीमित नहीं था। उनका असली योगदान यह था कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि आजादी का मतलब केवल राजनैतिक सत्ता नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान समाज है। उनकी विरासत हमें बताती है कि अगर हम सच्चे मायनों में आजाद रहना चाहते हैं तो हमें निरंतर अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ा होना होगा। आज भी जब कोई युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, जब कोई किसान अपनी जमीन के लिए संघर्ष करता है, जब कोई आम आदमी भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ बोलता है, तो उस आवाज में भगत सिंह की गूंज सुनाई देती है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। वे अमर हैं क्योंकि उनका विचार हर दिल में जीवित है। भगत सिंह ने कहा था, किसी को क्रांति के लिए उम्र की नहीं, जुनून की जरूरत होती है। यही वाक्य उनके पूरे जीवन का सार है। महज 23 वर्ष की आयु में उन्होंने जो बलिदान दिया, वह हमें यह सिखाता है कि महानता जीवन की लंबाई में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य में होती है। उनकी शहादत हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम अन्याय और शोषण के सामने खामोश रहते हैं, तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितना अत्याचारी। आज जब हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं, तो भगत सिंह की आवाज हमें पुकारती है,
आजादी का मतलब केवल झंडा लहराना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को न्याय और समानता दिलाना है। उनकी यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी। इसलिए आइए हम उनके विचारों को केवल किताबों में न रखें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी शहीद ए आजम को।